Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, I am anti-test teacher and I say you welcome in STEP anti-test preparation program by Punjab Group of Colleges. Dear students, आज हम STEP सेल्फ असेसमेंट टेस्ट की डिस्कशन करेंगे। तो आइए बोर्ड की तरफ चलते हैं। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 31 के स्टेटमेंट देखिए। यहाँ पर लिखा गया है द ग्राफ ऑफ द पैरामीट्रिक फंक्शन, उसके बाद ऑर्डर पे लिखा गया है 3 cos t 2 sin t इज़ एन एलिप्स व्हेन। डियर स्टूडेंट्स, आपने अपने सिलेबस के अंदर पैरामीट्रिक इक्वेशंस के बारे में पढ़ा हुआ है। डिफरेंट कर्व्स की पैरामीट्रिक इक्वेशंस आपने पढ़ी हुई हैं, जैसा कि सर्कल की आपने पैरामीट्रिक इक्वेशंस पढ़ी हैं। क्या होती हैं सर्कल की पैरामीट्रिक इक्वेशंस? x इक्वल टू a cos थीटा एंड y इज इक्वल टू a sin थीटा। नंबर 2 पे आपने पैराबोला की पैरामीट्रिक इक्वेशंस पढ़ी हुई हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म में पैराबोला की पैरामीट्रिक इक्वेशंस क्या होती हैं? x इक्वल टू a t स्क्वायर, y इज इक्वल टू 2at। इसी तरह से जो एलिप्स है इसकी पैरामीट्रिक इक्वेशंस आपके पास क्या होती हैं? x इज इक्वल टू a cos थीटा एंड y इज इक्वल टू b sin थीटा। और जो हाइपरबोला है इसकी पैरामीट्रिक इक्वेशंस क्या होती हैं? x इक्वल टू a सेकेंड थीटा एंड y इज इक्वल टू b टेंजेंट थीटा। ये डिफरेंट कर्व्स की जो पैरामीट्रिक इक्वेशंस हैं ये आपने पढ़ी हुई हैं। और यहाँ पर भी आपको बता दिया गया है कि ये जो ऑर्डर पेयर में पैरामीट्रिक इक्वेशंस लिखी हुई हैं ये किसकी पैरामीट्रिक इक्वेशंस हैं? ये एलिप्स की पैरामीट्रिक इक्वेशंस हैं। x इक्वल टू 3 cos t एंड y इज इक्वल टू 2 sin t। यहाँ पर a और b की जगह पे क्या लिखा हुआ है? 3 और 2 लिखा हुआ है। अब आपसे रिक्वायर्ड क्या है? आपसे रिक्वायर्ड ये है कि ये जो आपके पास पैरामीटर t आ रहा है इसकी रेंज क्या है, ये कहाँ से कहाँ तक जो है वो वेरी कर सकती है। देखिए, स्टैंडर्ड फॉर्म में जब आप एलिप्स का ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो एलिप्स का ग्राफ जो है वो स्टार्ट कहाँ से होता है? वो पॉजिटिव एक्सिस से स्टार्ट होता है और कंप्लीट राउंड करता हुआ कहाँ तक जाता है? 2 पाई तक जाके वापस कंप्लीट जो है ना वो एक रोटेशन अपनी पूरी करता है। यानी कि जो t की रेंज है वो कहाँ से कहाँ तक होगी? 0 से लेकर 2 पाई तक होगी। तो बेस्ट ऑप्शन जो है आपके पास यहाँ पर कौन सी है? इट इज़ अल्फा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 देखिए। ये क्वेश्चन अगेन जो है वो पैरामीट्रिक फंक्शंस के बारे में है। यहाँ पर कहा गया है द सेट ऑफ पॉइंट्स 3t स्क्वायर और जो y कोऑर्डिनेट है वो क्या लिखा हुआ है? 4t + 3 फॉर रियल t रिप्रेजेंट्स। देखिए, यहाँ पर आपके पास सेट ऑफ पॉइंट्स गिवन है, यानी कि ये भी पैरामीट्रिक इक्वेशंस गिवन है बिकॉज जो सेट ऑफ पॉइंट्स है ये t वेरिएबल की फॉर्म में गिवन है। यानी कि यहाँ पर आपके पास x किसके इक्वल है? 3t स्क्वायर, y किसके इक्वल है? 4t + 3। ये पैरामीट्रिक इक्वेशंस गिवन है। और ये आपको मालूम है कि जब ऐसी पैरामीट्रिक इक्वेशंस होती हैं जिसमें एक इक्वेशन में पैरामीटर का स्क्वायर होता है और एक इक्वेशन में पैरामीटर की पावर 1 होती है, यानी कि एक इक्वेशन जो है वो क्वाड्रेटिक होती है और एक लीनियर होती है। ये पैरामीट्रिक इक्वेशंस किसकी पैरामीट्रिक इक्वेशंस होती हैं? ये पैराबोला की पैरामीट्रिक इक्वेशंस होती हैं। अब आपसे यहाँ पर क्या रिक्वायर्ड है? ऑप्शन में यही लिखा हुआ है पैराबोलिक फंक्शन, पैराबोलिक रिलेशन, एलिप्स और हाइपरबोला। देखिए, एलिप्स और हाइपरबोला तो यहाँ से क्रॉस आउट हो गए क्योंकि ये इस तरह की पैरामीट्रिक इक्वेशंस हैं जिस तरह की पैराबोला की होती हैं। अब पैराबोलिक फंक्शंस की हैं कि पैराबोलिक रिलेशंस की हैं? तो इसके लिए आप ऐसा करें कि इसमें से ना t को एलिमिनेट कर लें। आप इसमें से t को निकाल के इसमें पुट करें और देखें कि फंक्शन की कंडीशन सेटिस्फाई होती है कि नहीं होती। इसमें से t की वैल्यू क्या आएगी? 3 इधर आकर माइनस होगा, 4 इधर आकर डिवाइड होगा, वो t की वैल्यू इसमें पुट कर दी। अब देखें ज़रा, क्या x की कोई भी एक वैल्यू पुट करने से y का यूनिक आंसर आता है कि नहीं आता? जब भी आप x की यहाँ पर कोई भी एक वैल्यू पुट करेंगे, y फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? बोथ साइड्स का स्क्वायर रूट करना पड़ेगा। जैसे ही आप स्क्वायर रूट करेंगे तो आपके पास y की कितनी वैल्यूज़ आएंगी? आपके पास प्लस माइनस की फॉर्म में रिजल्ट आएगा, यानी कि आपके पास y की 2 वैल्यूज़ आएंगी। तो फॉर ईच वैल्यू ऑफ x y की 2 वैल्यूज़ आएंगी, यानी कि y की यूनिक वैल्यू नहीं होगी, यानी कि फंक्शन की कंडीशन यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं हो रही। तो फिर ये इक्वेशन किसकी होगी? पैराबोलिक रिलेशन की होगी। कौन सी ऑप्शन बेस्ट ऑप्शन हुई? इट इज़ बीटा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 देखिए।
यहाँ पर कहा गया है इफ़ वी रिप्लेस नेगेटिव एक्स वाई इन टर्न बाय नेगेटिव एक्स नेगेटिव वाई इन द इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई एंड देयर इज़ नो चेंज इन द इक्वेशन देन द ग्राफ इज़ सिमेट्रिक अबाउट। देखिए ये सिमेट्रिक की कंडीशंस भी आपने अपनी सिलेबस के अंदर भी पढ़ी हुई हैं और जो आपका चैप्टर 1 का फर्स्ट लेक्चर है एंटी टेस्ट का उसके अंदर भी आप इसको पढ़ के आए हैं। देखिए क्या ये कंडीशंस होती हैं, अगर आप एक्स वाई को नेगेटिव एक्स वाई से रिप्लेस करें कोई फ़र्क ना पड़े तो उस इक्वेशन का जो ग्राफ होता है वो वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होता है। यानी कि वाई जो है वो सेम रहे, आप एक्स को नेगेटिव एक्स से रिप्लेस करें और इक्वेशन को कोई फ़र्क ना पड़े तो उसका ग्राफ वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होता है। इसी तरह से अगर एक्स को आप कुछ भी ना करें और वाई को नेगेटिव वाई से रिप्लेस कर दें और इक्वेशन में कोई चेंज ना आए तो उसका ग्राफ जो है वो एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होता है। इसी तरह से अगर आप एक्स को नेगेटिव एक्स से रिप्लेस करें और वाई को नेगेटिव वाई से रिप्लेस करें, यानी कि दोनों को चेंज करें और इक्वेशन में कोई चेंज ना आए तो उसका ग्राफ किसके अबाउट सिमेट्रिक होता है, ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक होता है। अब यहाँ पर आपके पास स्टेटमेंट में क्या कहा जा रहा है, आपको ये कहा जा रहा है कि अगर आप नेगेटिव एक्स वाई रिप्लेस करते हैं किसके साथ, नेगेटिव एक्स नेगेटिव वाई के साथ, यानी कि यहाँ पर हो क्या रहा है, एक्स हमारा जो है ना वो सेम है, एक्स को आप रिप्लेस नहीं कर रहे, आप वाई का साइन चेंज कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी मीनिंग जो है वो यही वाला बन जाता है कि आप वाई को नेगेटिव वाई से रिप्लेस कर रहे हैं या नेगेटिव वाई को वाई से रिप्लेस कर रहे हैं, दोनों बातों का एक ही मतलब है। तो अगर एक्स सेम रहता है, वाई को नेगेटिव वाई से रिप्लेस करते हैं या नेगेटिव वाई को वाई से रिप्लेस करते हैं और इक्वेशन में कोई चेंज नहीं आता, तो एक्चुअली ये किसकी कंडीशन है, ये सिमेट्री अबाउट एक्स एक्सिस की कंडीशन है। तो कौन सी ऑप्शन बेस्ट ऑप्शन हुई, इट इज़ चार्ली ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, यहाँ पर आपके पास एक कंपाउंड फंक्शन गिवन है और आपसे पूछा जा रहा है कि ये कंपाउंड फंक्शन डिसकंटिन्यूस होगा एट कौन से पॉइंट्स पे ये डिसकंटिन्यूस होगा। देखिए जो कंपाउंड फंक्शन गिवन है ना, जब x की वैल्यू -4 से -2 है तो फंक्शन की वैल्यू है 3 - x। उसके बाद उसके नीचे लिखा हुआ है x ग्रेटर दैन इक्वल टू -2 एंड लेस दैन 2। जब x की वैल्यू -2 और 2 के बिटवीन है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है, वो है x + 2 और -2 के साथ इक्वल का साइन भी लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि जब x की वैल्यू -2 के इक्वल है तो अगेन फंक्शन क्या है, वो 3 - x है। उसके बाद उसके नीचे लिखा हुआ है x इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 2 एंड लेस दैन 4। जब x की वैल्यू 2 और 4 के बिटवीन है तो फंक्शन की वैल्यू 1 है और जब x की वैल्यू 2 के इक्वल है तब भी फंक्शन की वैल्यू क्या है, वो 1 है। ये फंक्शन आपको बता दिया गया है। अब देखिए जो फर्स्ट पोर्शन में हमारे पास फंक्शन है वो भी लीनियर है, सेकंड वाला भी लीनियर है, थर्ड वाला कांस्टेंट है। तो ये ऐसे फंक्शंस हैं जो हमेशा कैसे होते हैं, हमेशा कॉन्टीन्यूस होते हैं। तो ये फंक्शन कहाँ पर डिसकॉन्टीन्यूस हो सकता है, जहाँ पर फंक्शन की वैल्यू चेंज हो रही है। -2 पे डिसकंटिन्यूस हो सकता है या फिर 2 पे डिसकंटिन्यूस हो सकता है। तो हम जस्ट इन दोनों पॉसिबिलिटीज़ को चेक करेंगे। अगर आप -2 पे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं तो -2 को इस फंक्शन में पुट करना पड़ेगा। जब यहाँ -2 पुट करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आएगा 5 और जब -2 पे राइट हैंड लिमिट निकालना चाहेंगे तो -2 को इस फंक्शन में पुट करना पड़ेगा, बिकॉज जब x की वैल्यू -2 से ग्रेटर है तो फंक्शन हमारा x + 2 है। जब यहाँ -2 पुट करेंगे तो रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा 0। यानी कि -2 पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं आ रही, इसका मतलब है कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, इसका मतलब है कि फंक्शन -2 पे डिसकंटिन्यूस है। इसी तरह से अगर आप 2 पे चेक करना चाहते हैं, 2 से लेस के लिए फंक्शन हमारे पास है x + 2। जब यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो आंसर आएगा 4, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर 4 आएगा। और 2 से ग्रेटर के लिए फंक्शन आपके पास है 1, इसमें जो मर्जी पुट करें इसका आंसर 1 ही रहेगा, यानी कि राइट हैंड लिमिट का आंसर 1 आएगा। तो अगेन 2 पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं आ रही, इसका मतलब भी हुआ कि 2 पे भी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही। तो जिस पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही होगी उस पॉइंट पे फंक्शन डिसकंटिन्यूस होता है। तो -2 और 2 ये दोनों पॉइंट पे पॉसिबिलिटी थी, तो दोनों के ऊपर कंफर्मेशन हो गई कि दोनों के ऊपर फंक्शन कैसा है, डिसकंटिन्यूस है। कौन सी ऑप्शन रिक्वायर्ड ऑप्शन हुई, इट इज़ बीटा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, यहाँ पर आपको कहा जा रहा है एवेल्युएट द लिमिट ऑफ दिस फंक्शन एज x अप्रोचेज 0। आपके पास एक फंक्शन है, कहा जा रहा है कि 0 पे आप इसकी लिमिट को एवेल्युएट करें।
देखिए जब आप यहाँ पर 0 पुट करेंगे 4 की पावर 0 बन जाएगा 1। जब यहाँ 0 पुट करेंगे तो 4 की पावर -0 का आंसर भी क्या बनेगा 1। 1 - 1 0, नीचे भी क्या बनेगा 0। यानी कि हमारे पास फॉर्म कौन सी बनेगी, 0/0 फॉर्म बनेगी। जिस क्वेश्चन में भी 0/0 फॉर्म बन रही हो उसके लिए आपने एक शॉर्ट टेक्निक जो है वो सीखी हुई है। वो शॉर्ट टेक्निक क्या है कि हम ऊपर वाले फंक्शन की जगह पर उसका डेरिवेटिव लिख देते हैं और नीचे वाले फंक्शन की जगह पर उसका डेरिवेटिव लिख देते हैं और नए बनने वाले फंक्शन की लिमिट निकालते हैं तो उसकी लिमिट इस लिमिट के क्या होती है, इक्वल होती है। तो आप इसकी जगह पर इसका डेरिवेटिव लिखें। यहाँ पर आप डेरिवेटिव का ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। a की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, a की पावर x मल्टीप्लाई लॉग a, और इस x का आगे फर्दर डेरिवेटिव लिखते हैं। तो 4 की पावर x का इस फार्मूले से डेरिवेटिव लें, क्या बनेगा 4 की पावर x इंटू लॉग 4, और x का आगे डेरिवेटिव लेंगे तो 1 आएगा, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। 4 की पावर -x का डेरिवेटिव भी इसी फार्मूले से लेंगे। 4 की पावर -x एज इट इज़, आगे क्या आएगा log ऑफ 4, और -x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा -1, और नीचे आप x का डेरिवेटिव लेंगे वो क्या बनेगा 1 बनेगा। अब आप लिमिट पुट करें, जब आप यहाँ 0 पुट करेंगे 4 की पावर 0 1 आ जाएगा log 4, ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ पे भी 4 की पावर 0 पुट करेंगे तो इसका आंसर 1, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा log 4। अब log 4 क्या बनेगा 2 log 4। अब 2 log 4 किसी ऑप्शन में नहीं लिखा हुआ तो आप इसको मजीद सिंप्लीफाई करें। आप 4 को लिख सकते हैं 2 का स्केयर, और log की प्रॉपर्टी लगाते हुए इस पावर को पहले लेके आ सकते हैं। ये 2 अगर पहले आएगा इस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा 4 log ऑफ 2। तो ये 4 log 2 जो है ना, ये हमारे पास डेल्टा ऑप्शन में मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 देखिए। यहाँ पर कहा जा रहा है अ पॉजिटिव इंटीजर x अप्रोचेज टू इन्फिनिटी, द सीक्वेंस इज n टर्म्स अप्रोचेज टू। देखिए यहाँ पर आपके पास एक सीक्वेंस गिवन है, आपने बताना है कि ये सीक्वेंस कौन से नंबर को अप्रोच कर रही है। देखिए सीक्वेंस कौन से नंबर को अप्रोच कर रही है, इस चीज़ का पता कैसे चलता है, इसके लिए हमें चाहिए होती है उस सीक्वेंस की जनरल टर्म, और जनरल टर्म के ऊपर आप लिमिट अप्लाई कर देते हैं n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी। तो यहाँ पे आप जनरल टर्म कैसे फाइंड करेंगे, पहले तो आपको देखना पड़ेगा कि ये टर्म्स किस तरह की हैं, यानी कि यहाँ पर पैटर्न क्या है। अगर आप गौर करें यहाँ पर आ रहा है 49, जिसको आप क्या लिख सकते हैं 7 का स्केयर। यहाँ पर आ रहा है 25, जिसको आप लिख सकते हैं 5 का स्केयर। इसके नीचे आ रहा है 9 को लिख सकते हैं 3 का स्केयर। अब यहाँ से गैस हो रहा है कि नीचे आपके पास ना स्केयर्स आ रहे हैं, 3 स्केयर 5 स्केयर 7 स्केयर, यानी कि यहाँ पे जो टर्म है इसके नीचे क्या होना चाहिए था, 6 का स्केयर होना चाहिए था। अब 6 का स्केयर कैसे बनेगा, यानी कि 36 कैसे बनेगा, अगर आप इसको 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें, ऊपर बनेगा 8, नीचे आपके पास बन जाएगा 6 का स्केयर। इसी तरह से यहाँ पे 3 का स्केयर के बाद 4 का स्केयर आना चाहिए था, यानी कि 16 आना चाहिए था। तो 16 कैसे आएगा, इसको आप 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें तो ऊपर 6 आ जाएगा, नीचे 4 का स्केयर आ जाएगा। इसी तरह से 3 के स्केयर के पीछे क्या आना चाहिए था, 2 का स्केयर। तो यहाँ पर आपके पास 2 का स्केयर होना चाहिए और ऊपर भी 2 का स्केयर होना चाहिए। इसको 2 के स्केयर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया तो रहेगा 1 ही, लेकिन एक्चुअल फॉर्म में वो क्या बनेगा 2 स्केयर ओवर 2 स्केयर। और उससे पीछे क्या होगा, 2 के स्केयर के बाद यहाँ पर होना चाहिए 1 का स्केयर। तो अगर आप इसको 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो ऊपर आपके पास बनेगा 3 और नीचे आपके पास बनेगा 1 का स्क्वायर। अब आप इसका पैटर्न समझ सकते हैं, नीचे 1 2 3 4 5 6 नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर्स आ रहे हैं और ऊपर आपके पास क्या आ रहा है 3 4 5 6 7 8, यानी कि ऊपर 3 से स्टार्ट होकर नेचुरल नंबर्स आपके पास आ रहे हैं। तो अब इसकी जनरल टर्म आपके पास क्या होगी, अगर आप गौर करें तो 3 से स्टार्ट हो रहा है 3 4 5 6, तो इसकी जनरल टर्म क्या होगी, वो होगी n+2 ऊपर वाली टर्म्स की, और नीचे आपके पास आ रहा है नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर, वो बनेगा n का स्क्वायर। ये इसकी जनरल टर्म बनेगी क्योंकि n की जगह पर 1 पुट करने से आपके पास ये फर्स्ट टर्म बनेगी, 2 पुट करने से ये सेकंड टर्म बनेगी, 3 पुट करने से ये थर्ड टर्म बनेगी। तो इस तरह से आप इस सीक्वेंस की जनरल टर्म तक पहुंच सकते हैं। अब इसकी पे लिमिट अप्लाई कर दें n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी का क्वेश्चन के अंदर कहीं नहीं लिखा हुआ, लेकिन हमें मालूम है कि सीक्वेंस की लिमिट का मतलब यही होता है कि उसकी जनरल टर्म के ऊपर लिमिट क्या अप्लाई करनी है, n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी अप्लाई करनी है। अब जब आप n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म बनेगी। तो आप ऐसा करें, नीचे वाले n स्क्वायर को दोनों के नीचे अलग अलग कर दें। जब अलग अलग करेंगे तो n ओवर n स्क्वायर 1 ओवर n बन जाएगा और 2 ओवर n स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर 1 की जगह पर क्या है, वो 2 है। अब आप लिमिट अप्लाई करें इन्फिनिटी, जब यहाँ पे इन्फिनिटी लिखेंगे
तो समथिंग और इन्फिनिटी क्या होता है, जीरो, यहाँ पे भी जीरो बनेगा, यहाँ पे भी जीरो, आंसर क्या रहेगा जीरो। यानी कि सीक्वेंस किसको अप्रोच करेगी, जीरो को अप्रोच करेगी। कौन सी ऑप्शन रिक्वायर्ड ऑप्शन हुई, चार्ली ऑप्शन। देखिए एक इसका ये तरीका है, लेकिन अगर आप देखें तो ये सारा जो प्रोसेस आपने किया ना, आप इस सारे प्रोसेस को किए बगैर भी क्वेश्चन को ऑब्जर्व कर सकते हैं। आपने ये बताना है ना कि सीक्वेंस कौन से नंबर को अप्रोच कर रही है। अब देखें डिनोमिनेटर इंक्रीज करता जा रहा है, न्यूमरेटर भी इंक्रीज करता जा रहा है, लेकिन डिनोमिनेटर में जो इंक्रीज है वो ज़्यादा है। इसका मतलब है कि जैसे जैसे हम आगे को चलते जाएंगे डिनोमिनेटर ऊपर वाली टर्म की निस्बत ज़्यादा बड़ा होता जाएगा, तो वैल्यू ओवरऑल क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। तो जब हम इन्फिनिट तक पहुंचेंगे तो नीचे वाली वैल्यू ऊपर वाली वैल्यू की निस्बत बहुत बड़ी हो चुकी होगी, यानी कि वो ऐसा नंबर होगा जो जीरो के करीब करीब होगा। तो इस तरह से आप सिर्फ इन टर्म्स को ऑब्जर्व करके भी बता सकते हैं कि सीक्वेंस जो है वो कौन से नंबर के करीब करीब होती जा रही है, वो जीरो के करीब करीब होती जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, यहाँ पर कहा जा रहा है द डोमेन ऑफ द फंक्शन। देखिए डोमेन को आप कैसे डिफाइन करते हैं, आप कहते हैं सेट ऑफ वैल्यूज़ ऑफ एक्स फॉर विच फंक्शन इज़ रियल एंड डिफाइंड। तो फंक्शन को रियल होना चाहिए और डिफाइंड होना चाहिए। तो यहाँ पर आपके पास स्क्वायर रूट आ रहा है और आ भी डिनोमिनेटर में रहा है। जब डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट आ रहा है तो डोमेन फाइंड करने के लिए हमें क्या कंडीशन लगानी पड़ेगी, जो भी वैल्यू स्क्वायर रूट के अंदर लिखी हुई है इसको क्या होना चाहिए, ग्रेटर दैन ज़ीरो होना चाहिए। तो ये आपके पास एक इनइक्वालिटी बन गई है। आप इस इनइक्वालिटी को बस सॉल्व कर लें तो हमारे पास क्या बन जाएगी, डोमेन बन जाएगी। यहाँ पर एक बात का ख्याल रखना है, हम यहाँ पर इक्वल टू जीरो भी साथ नहीं लिखेंगे क्योंकि ये डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है। अगर ये डिनोमिनेटर में ना लिखा होता तो हम यहाँ पर साथ ग्रेटर देन के साथ इक्वल का साइन भी लगाते। अब इसको सॉल्व करें, इसके लिए आप ऐसा करें कि इसके फैक्टर्स बना लें, इसकी मिडिल टर्म को ब्रेक कर लें। जब 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आता है, तो इसकी मिडिल टर्म को ब्रेक करके आप -2 और -1 लिख लें, क्योंकि -2 और -1 को मल्टीप्लाई करने से भी 2 आंसर आएगा। इन दोनों में से x कॉमन, ब्रैकेट के अंदर x -2, इन दोनों में से -1 कॉमन, ब्रैकेट के अंदर x -2, ये फैक्टर्स बन गए। अब यहाँ पर आप इस प्रॉपर्टी का यूज़ कर लें। ये हमारे पास प्रॉपर्टी होती है, पहले भी कई दफ़ा हमने इसको डिस्कस किया है कि जब आपके पास ये लिखा होता है x - a x - b इज़ ग्रेटर दैन 0 और a लेस दैन b हो, तो x की जो वैल्यू होती है स्मॉलर वैल्यू से लेस होती हैं और ग्रेटर वैल्यू से बड़ी होती हैं। यही प्रॉपर्टी यहाँ पर आप लगा दें तो x की वैल्यू जो है वो 1 से लेस होगी और 2 से ग्रेटर होगी। अब 1 से लेस वैल्यूज़ कहाँ तक होती हैं, होती हैं नेगेटिव इन्फिनिटी तक, यानी कि डोमेन आपके पास बनेगी नेगेटिव इन्फिनिटी से 1 और 2 से बड़ी वैल्यूज़ कौन सी होती हैं, 2 से इन्फिनिटी तक। तो इन दोनों का यूनियन कर देंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगी, गिवन फंक्शन की डोमेन बन जाएगी। डेल्टा ऑप्शन इज़ द ट्रू रिजल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, यहाँ पर कहा जा रहा है गेस द क्वाड्रेटिक फंक्शन फॉर द कर्व गिवन इन द फिगर। देखिए आपको मालूम है कि जो क्वाड्रेटिक फंक्शन होता है इसका ग्राफ एक पैराबोला होता है और x की पावर 2 का कोफिशिएंट अगर पॉजिटिव हो तो ये ऐसा पैराबोला होता है जो अपवर्ड ओपन होता है, और अगर x की पावर 2 का कोफिशिएंट नेगेटिव हो तो ये एक ऐसा पैराबोला होता है जो कि डाउनवर्ड ओपन होता है। तो यहाँ पर जो हमारे पास डायग्राम दी गई है ये डाउनवर्ड ओपन हो रहा है, ऐसा पैराबोला है जो डाउनवर्ड ओपन हो रहा है। अब अल्फ़ा और बीटा तो हमारा आंसर नहीं हो सकता क्योंकि उन दोनों में x की पावर 2 का कोफिशिएंट पॉजिटिव है। तो पॉसिबिलिटी किस किस की है, चार्ली और डेल्टा की, जिन दोनों में x की पावर 2 का कोफिशिएंट क्या है, नेगेटिव है। अब यहाँ पर आप एक चीज़ और ऑब्जर्व करें, इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कहाँ पर आ रही है, वो x की किसी नेगेटिव वैल्यू के ऊपर मैक्सिमम है। तो अब आप देख लें कि इन दोनों में से कौन सा ऐसा फंक्शन है जहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू जो है वो x की वैल्यू नेगेटिव के ऊपर है। तो मैक्सिमम वैल्यू आपको पता है वो वाला पॉइंट होता है जहाँ पर फर्स्ट डेरिवेटिव 0 होता है। तो आप दोनों के फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के बराबर रखें और देखें कहाँ से x की वैल्यू नेगेटिव आती है। जहाँ से x की वैल्यू नेगेटिव होगी वो वाली ऑप्शन रिक्वायर्ड ऑप्शन होगी। इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लें वो क्या बनेगा, -2x - 2 इक्वल टू रखेंगे 0 के, तो x की वैल्यू क्या बनेगी, -1 बन जाएगी। यहाँ पे इसका डेरिवेटिव लें क्या बनेगा, -2x + 2, इसको 0 के बराबर रखें तो x की वैल्यू क्या बनेगी, 1 बन जाएगी। तो x की नेगेटिव वैल्यू चार्ली ऑप्शन से बनी है, इसका मतलब है कि चार्ली ऑप्शन ही हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 देखिए। यहाँ पर आपके पास एक फंक्शन है x/(x²-4). पूछा जा रहा है कि फंक्शन कैसा है, बाइजेक्टिव है, इंजेक्टिव है, सरजेक्टिव है कि 1-1 है। तो सबसे पहले आप इसको चेक करें कि ये 1-1 है कि नहीं है। 1-1 के लिए आपके पास क्या कंडीशन होती है, f(x1) = f(x2) अगर है तो x1 किसके इक्वल होना चाहिए, x2 के इक्वल होना चाहिए। तो हम ऐसा करते हैं, f(x1) = f(x2) लिखते हैं और देखते हैं क्या x1 x2 बराबर आते हैं। f(x1) कैसे आएगा, फंक्शन में जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ x1 पुट कर दें। f(x2) कैसे आएगा, फंक्शन में जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ x2 पुट कर दें। अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, इस वैल्यू को लेफ्ट साइड पे लेके आएंगे तो इन दोनों टर्म्स में से x1 x2 कॉमन आ जाएगा, तो ब्रैकेट के अंदर बच जाएगा x2 - x1। इसी तरह से जब इसको लेफ्ट साइड पे लेके आएंगे तो इन दोनों में से 4 कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा x2 - x1। तब इसके फैक्टर्स क्या बन जाएंगे, एक फैक्टर बनेगा आपके पास x2 - x1 और दूसरा फैक्टर क्या बनेगा, x1 x2 + 4 बन जाएगा। अब जब इसको 0 के बराबर रखेंगे तो यहाँ से बनेगा x1 = x2, और जब इसको 0 के बराबर रखेंगे तो बनेगा x1 x2 = -4। होना क्या चाहिए था, होना ये चाहिए था कि हर केस में x1 x2 के इक्वल आना चाहिए था। अब एक केस में तो x1 x2 के इक्वल आ गया, लेकिन दूसरा एक और केस भी जनरेट हो गया है कि x1 x2 कोई ऐसे नंबर्स हो सकते हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से आंसर -4 आ जाता है। तो जब दूसरा केस भी साथ जनरेट हो गया, इसका मतलब है कि ये फंक्शन 1-1 फंक्शन नहीं है। आप ज़रा डिटेल में भी जा सकते हैं, आप कोई से दो नंबर लें जिनको मल्टीप्लाई करने से आंसर -4 आता है। फॉर एग्जांपल आप 1 और -4 ले लें। अगर आप फंक्शन में x की जगह पे 1 पुट करेंगे तो ऊपर 1, यहाँ पे 1 -4 का बनेगा -3, आंसर आ जाएगा 1/-3। जब -4 पुट करेंगे ऊपर -4 होगा, यहाँ पर -4 का स्क्वायर बन जाएगा 16, 16 - 4 बनेगा 12, तो -4/12 ये भी क्या बनेगा, -1/3। तो 2 हमारे पास डिफरेंट x की वैल्यूज़ हैं, उन पे फंक्शन की वैल्यू क्या बन रही है, सेम बन रही है। तो ऐसा फंक्शन क्या होता है, वो 1-1 फंक्शन नहीं होता। जब ये 1-1 नहीं है तो बाइजेक्टिव भी नहीं हो सकता, अल्फा ऑप्शन क्रॉस होगी। बीटा में लिखा हुआ है इंजेक्टिव, इंजेक्टिव का मतलब भी क्या होता है 1-1, बीटा ऑप्शन भी क्रॉस हो गई। डेल्टा ऑप्शन में लिखा हुआ 1-1 तो डेल्टा भी क्रॉस हो गई। जब 3 ऑप्शंस क्रॉस हो गई हैं तो एंड पे एक ऑप्शन बच गई है, तो उसको चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, वही ऑप्शन हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट है। फंक्शन कैसा है, सरजेक्टिव। हम यहाँ पे डिटेल से इसको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए सरजेक्टिव फंक्शन कौन सा फंक्शन होता है, जो ऑन टू हो, यानी कि जिसकी रेंज है वो सेट ऑफ रियल नंबर्स हो। इसकी रेंज की बात करते हैं। देखिए जो रैशनल फंक्शन आपके पास होता है तो कोई 1-2 पॉइंट होते हैं जिसके लिए पॉसिबिलिटी होती है जो उसकी रेंज में शामिल ना हो। उसके लिए आप क्या करते हैं, आप ये प्रोसीजर करते हैं कि आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप इस इक्वेशन को x के लिए सॉल्व कर देते हैं, यानी कि आप इसको इस फॉर्म में लिखते हैं x = फंक्शन ऑफ y। इस फॉर्म में लिखने के लिए आप इसको इधर लेके आए, बाद में x को भी इधर ले आए, ये बन गई x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन। x के लिए निकालने के लिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दिया। a यहाँ पर क्या है, y है, b यहाँ पर क्या है, -1 है, c यहाँ पर क्या है, -4y है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा दिया, -b + -b² - 4ac। जब 4ac करेंगे तो वो 16y² बन जाएगा, इसका स्क्वायर रूट नीचे 2 × a आ जाएगा। अब देखें यहाँ पर तो y का स्क्वायर लिखा हुआ है, y चाहे नेगेटिव हो, चाहे पॉजिटिव हो, चाहे ज़ीरो हो, y की हर वैल्यू के लिए x जो है ना वो डिफाइंड है, लेकिन y डिनोमिनेटर में भी आ गया है। इसका मतलब है कि y की वैल्यू जो है वो 0 जो है ना, अगर हम लिखेंगे ना तो उसके लिए x अनडिफाइंड हो जाएगा, यानी कि y = 0। ये हमारे पास आ गया है, पॉसिबल है कि ये वो पॉइंट है जो रेंज में शामिल ना हो। अब इसको चेक करना पड़ता है, वो कैसे चेक करते हैं, आप देखते हैं क्या इस y की वैल्यू के कॉरेस्पॉन्ड हमें कोई x की वैल्यू मिलती है कि नहीं मिलती। अगर तो y की इस वैल्यू के कॉरेस्पॉन्ड x की वैल्यू मिल गई तो इसका मतलब ये होगा कि पॉसिबिलिटी ख़त्म हो जाएगी, ये वाला पॉइंट भी रेंज में शामिल होगा। और अगर इस पॉइंट के कॉरेस्पॉन्ड हमें x की वैल्यू ना मिली तो ये कन्फर्मेशन हो जाएगी कि ये वाकई वो पॉइंट है जो रेंज में शामिल नहीं है। तो चेक करते हैं इसको, y की वैल्यू 0 को जब यहाँ पुट करेंगे, जब यहाँ 0 पुट करेंगे तो ये वाली वैल्यू इधर आकर मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगी, x = 0 आ जाएगा, यानी कि x की वैल्यू मिल गई है।
अगर एक्स की वैल्यू मिल गई है इसका मतलब है कि वाई इज इक्वल टू 0, जिसके लिए पॉसिबल था कि हो सकता है ये रेंज में शामिल ना हो, वो पॉसिबिलिटी ख़त्म हो गई है। वाई इज इक्वल टू 0 भी रेंज में शामिल ही है। इसका मतलब है कि इसकी रेंज सेट ऑफ ऑड रियल नंबर्स है। इसका मतलब है कि फंक्शन कैसा है, फंक्शन जो है ना ये सर्जेक्टिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, यहाँ पर कहा जा रहा है द हाइपोटेन्यूज ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज 5 टू ऑब्टेन अ ट्राइंगल विद मैक्सिमम एरिया द अदर टू साइड्स मस्ट बी। देखिए जब आपको ये कहा जाता है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है और उसका हाइपोटेन्यूज आपको बता दिया जाता है और आपसे कहा जाता है कि इसके मैक्सिमम एरिया के लिए अदर टू साइड्स क्या होंगी, तो एक टेक्निक आपने याद रखनी है, मैक्सिमम एरिया के लिए अदर टू साइड्स लाजमी तौर पर इक्वल होनी चाहिए। तो जिस ऑप्शन में टू डिफरेंट वैल्यूज़ दी होंगी ना वो वाली ऑप्शन यहीं पर क्रॉस हो जाएगी। जैसा कि अल्फ़ा ऑप्शन में लिखा हुआ है 4 सेंटीमीटर और 39 स्क्वायर रूट 2 सेंटीमीटर, ये ऑप्शन यहीं पे क्रॉस आउट हो गई। बाकी बीटा 4 और डेल्टा में बोथ लिखा हुआ है, तो आप इनमें से देखेंगे कौन सी ऑप्शन करेक्ट है। अब कौन सी ऑप्शन करेक्ट होगी, जो राइट एंगल ट्रायंगल की कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी। राइट एंगल ट्रायंगल की कंडीशन क्या होती है कि वहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई होता है। तो अगर आप डेल्टा ऑप्शन देखेंगे ना तो यहाँ पर बेस का स्केयर प्लस परपेंडिकुलर का स्केयर करेंगे ना, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ये हाइपोटेन्यूज का स्केयर बन जाएगा और कोई भी ऑप्शन इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगी। तो एक ही ऑप्शन अगर ऐसी है जो राइट एंगल ट्रायंगल की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है तो वही ऑप्शन हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, यहाँ पर कहा जा रहा है विदाउट फाइंडिंग एफ इनवर्स स्टेट द रेंज ऑफ एफ इनवर्स। क्या फाइंड करना है जी, आपने इस फंक्शन के लिए एफ इनवर्स की रेंज फाइंड करनी है। देखिए आपको मालूम है कि एफ इनवर्स की रेंज असल में किसके बराबर होती है, वो फंक्शन की डोमेन के बराबर होती है। असल में आपने इसकी डोमेन निकालनी है। जब फंक्शन में स्क्वायर रूट आ रहा हो, डोमेन कैसे निकालते हैं, जो भी स्क्वायर रूट के अंदर लिखा होता है इसको लिख देते हैं ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नहीं आना चाहिए। बिकॉज स्क्वायर रूट के अंदर अगर नेगेटिव आ गया तो फंक्शन कैसा हो जाएगा, इमेजिनरी हो जाएगा। लेकिन हमें मालूम है कि आप डोमेन को कैसे डिफाइन करते हैं, डोमेन इज़ द सेट ऑफ वैल्यूज़ ऑफ एक्स फॉर विच फंक्शन इज़ रियल, इमेजिनरी ना हो रियल हो। और दूसरी कंडीशन क्या होती है, डिफाइंड हो, अनडिफाइंड ना हो। लेकिन डिफाइंड अनडिफाइंड की बात तब होती है जब फंक्शन फ्रैक्शन की फॉर्म में आ जाए। लेकिन यहाँ पे फंक्शन फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं है, सिर्फ स्क्वायर रूट है। तो स्क्वायर रूट के अंदर क्या होना चाहिए, ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो 1 को इधर लेके जाएंगे तो ये हमारे पास डोमेन निकल आई x ग्रेटर दैन इक्वल टू 1, यानी कि 1 से लेकर इन्फिनिटी तक। तो कौन सी ऑप्शन रिक्वायर्ड ऑप्शन हुई, इट इज़ बीटा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, यहाँ पर सिंपल सा एक लिमिट का क्वेश्चन है। आपने 0 पुट करना है जहाँ जहाँ x है। जब x के यहाँ पर 0 पुट करेंगे तो cos 0 1 होता है, यहाँ पे भी 0 पुट करेंगे cos 0 1, तो q माइनस 1 ओवर p माइनस 1 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, जो कौन सी ऑप्शन में है, इट इज़ इन बीटा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, यहाँ पर कहा जा रहा है फाइंड द स्लोप ऑफ नॉर्मल लाइन टू द कर्व एट अ पॉइंट दिस। कहा जा रहा है कि इस कर्व के लिए स्लोप ऑफ नॉर्मल फाइंड करें। देखिए आपको मालूम है कि जो डी वाई ओवर डी एक्स होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, वो स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। और जो नॉर्मल लाइन होती है वो टेंजेंट के परपेंडिकुलर होती है। जब टू परपेंडिकुलर लाइंस में से आपके पास एक लाइन की स्लोप आ जाती है तो सेकंड की स्लोप आप कैसे फाइंड करते हैं, उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो आप क्या करेंगे, आप डी वाई ओवर डी एक्स फाइंड करेंगे, यानी कि टेंजेंट की स्लोप निकालेंगे, उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल कर देंगे तो हमारे पास किसकी स्लोप आ जाएगी, नॉर्मल की स्लोप आ जाएगी। तो यहाँ पर कर्व आपके पास ये है, इक्वल के बाद वाली वैल्यूज़ को हम लेफ्ट साइड पे ले आए हैं। ये अब इम्प्लीसिट फंक्शन है। इम्प्लीसिट फंक्शन में डेरिवेटिव फाइंड करने का शॉर्टकट क्या होता है कि आप नेगेटिव साइन लिखते हैं और ऊपर लिखते हैं फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स बाय कंसीडरिंग वाई एज अ कांस्टेंट। जहाँ जहाँ वाई है इसको कांस्टेंट समझेंगे और एक्स के रिस्पेक्ट से इसका डेरिवेटिव करेंगे। अब एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, एक्स के रिस्पेक्ट से 2x, वाई स्क्वायर कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव 0, माइनस 5x का डेरिवेटिव -5 और इसका डेरिवेटिव भी 0। नीचे क्या लिखना होता है आपने, नीचे आपने लिखना होता है y के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव, x को आपने कांस्टेंट समझना होता है। जब आप y के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेंगे x को कांस्टेंट समझते हुए तो इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा और y स्क्वायर का 2y हो जाएगा, इसका भी 0 हो जाएगा, -4y का -4 हो जाएगा। तो इस तरह से शॉर्टकट टेक्निक से डायरेक्टली आप क्या निकाल लेंगे, dy ओवर dx निकाल लेंगे। अब इसमें 5 4 पॉइंट पुट कर दें, x की जगह पर 5 और y की जगह पर 4 पुट करें, 5 2 10 हो जाएगा, यहाँ पर 4 2 8 हो जाएगा, आंसर आ जाएगा -5/4। ये क्या है, ये इस पॉइंट पे स्लोप ऑफ टेंजेंट है। हमें स्लोप ऑफ नॉर्मल चाहिए
तो इसको माइनस से मल्टीप्लाई करके इसका रेसिप्रोकल कर दें तो 4/5 हमारे पास स्लोप ऑफ नॉर्मल आ जाएगी, जो कौन सी ऑप्शन में है, इट इज़ इन डेल्टा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, यहाँ पर कहा जा रहा है देयर इज़ नो यूनिक टेंजेंट टू द ग्राफ ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स मॉड एट। देखिए अगर आपने टेंजेंट को चेक करना है तो इसका मतलब है कि आपने डेरिवेटिव को चेक करना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये डिफरेंट केसेस में क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है। इसके जितने भी डिफरेंट केसेस हैं वो आपने याद रखने हैं। क्या क्या डिफरेंट केसेस हैं इसके, देखिए एक्स मॉडल्स होता क्या है, ये एक्स के इक्वल होता है अगर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, और ये नेगेटिव एक्स इक्वल होता है अगर एक्स लेस देन 0 हो। अगर तो इसके साथ कोई कंडीशन ना लिखी हुई हो तो एक्स मॉड का डेरिवेटिव क्या होता है, एक्स ओवर एक्स मॉड या फिर एक्स मॉड ओवर एक्स। और अगर इसके साथ लिखा हो एक्स ग्रेटर देन 0, एक्स ग्रेटर देन 0 के लिए फंक्शन क्या है, वो एक्स है, तो एक्स का डेरिवेटिव होता है 1। तो अगर इसके साथ लिखा हो एक्स ग्रेटर देन 0 तो फिर इसका डेरिवेटिव किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। और अगर इसके साथ लिखा हुआ हो एक्स लेस देन 0, एक्स लेस देन 0 के लिए एक्स मॉड किसके बराबर आता है, नेगेटिव एक्स के बराबर होता है, तो इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा, वो बन जाएगा -1। यानी कि अगर इसके साथ x लेस देन 0 लिखा हो तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, -1 के इक्वल होगा। लेकिन अगर इसके साथ x इक्वल टू 0 लिखा हुआ हो तो 0 पे फंक्शन की वैल्यू चेंज हो रही है, इसका डेरिवेटिव 1 होगा, इसका डेरिवेटिव -1 होगा। यानी कि 0 पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव -1 होगा और राइट हैंड डेरिवेटिव 1 होगा, ये दोनों आपस में इक्वल नहीं हैं। तो इस केस में हम कहेंगे कि डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो 0 पे इस फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता। तो अगर डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता तो इसका मतलब है कि टेंजेंट लाइन के स्लोप एग्जिस्ट नहीं करती। जब टेंजेंट लाइन के स्लोप एग्जिस्ट नहीं करती इसका मतलब है कि टेंजेंट लाइन एग्जिस्ट नहीं करती। तो हमारे पास क्या स्टेटमेंट थी, यहाँ पर कहा जाता है देयर इज़ नो यूनिक टेंजेंट, तो टेंजेंट लाइन एग्जिस्ट नहीं करती। इसका मतलब क्या है कि यूनिक टेंजेंट लाइन एग्जिस्ट नहीं करती। कौन से पॉइंट पर एग्जिस्ट नहीं करती, हमसे वो पॉइंट पूछा जा रहा है, तो वो पॉइंट कौन सा है, वो पॉइंट 0 पॉइंट है। तो कौन सी ऑप्शन रिक्वायर्ड ऑप्शन हुई, इट इज़ चार्ली ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, यहाँ पर कहा जा रहा है फाइंड द फोर्थ टर्म ऑफ मैक्लॉरेन सीरीज ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3 की पावर एक्स। वेरी सिंपल क्वेश्चन, आपके पास फंक्शन मौजूद है, आपने मैक्लॉरेन सीरीज की 4th टर्म निकालनी है। 4th टर्म का फार्मूला क्या होता है, x³/3 फैक्टोरियल f ट्रिपल डैश 0। सिंपली आपको ये चाहिए, ट्रिपल डेरिवेटिव चाहिए 0 पे, तो आप इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालें। 3 की पावर x का डेरिवेटिव कौन सा फार्मूला लगाएंगे आप, d/dx a की पावर x किसके बराबर होता है, a की पावर x मल्टीप्लाई log ऑफ a। तो क्या बनेगा, फर्स्ट डेरिवेटिव 3 की पावर x log 3। जब सेकंड डेरिवेटिव लेंगे तो ये log 3 तो कांस्टेंट है, वैसे का वैसे रहेगा। 3 की पावर x का डेरिवेटिव लेंगे तो दोबारा से 3 की पावर x और log 3 आ जाएगा, वो पहले वाले log 3 से मल्टीप्लाई होकर log 3 का स्केयर बन जाएगा। जब आप ट्रिपल डेरिवेटिव निकालेंगे तो गेन log 3 का स्केयर जो कांस्टेंट है ये वैसे का वैसे रहेगा। 3 की पावर x का डेरिवेटिव क्या होगा, 3 की पावर x इंटू log 3, तो इस तरह से 3 की पावर x और log 3 का क्यूब हो जाएगा। अब इसमें जब 0 पुट करेंगे तो हमारे पास log 3 का क्यूब हो जाएगा, वो यहाँ पर पुट कर दें तो ये हमारे पास रिजल्ट आ गया, जो कौन सी ऑप्शन में है, इट इज़ इन डेल्टा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, यहाँ पर कहा जा रहा है फाइंड dy/dx एट x इक्वल टू π/3 व्हेन y इज इक्वल टू हाइपरबोलिक कॉज इनवर्स सीकेंट x। देखिए हाइपरबोलिक कॉज इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x² - 1 का स्क्वायर रूट। ये फार्मूला आपने यहाँ पर अप्लाई करना है। हाइपरबोलिक कॉज इनवर्स x की जगह पे क्या लिखा हुआ है, सीकेंट x लिखा हुआ है। तो जब ये फार्मूला अप्लाई करेंगे क्या बनेगा, 1/sec² - 1 और आगे फिर सीकेंट का डेरिवेटिव जो क्या होता है, सीकेंट x इंटू टेंजेंट x। अब सीकेंट स्क्वायर -1 क्या होता है, टेंजेंट स्क्वायर। टेंजेंट का स्क्वायर स्क्वायर रूट से काट के इस पूरी वैल्यू की जगह पे क्या आ जाएगा, इसकी जगह पे आ जाएगा हमारे पास टेंजेंट x। ये टेंजेंट x अप एंड डाउन कैंसिल होगा, क्या बचेगा, सीकेंट x। अब ये सीकेंट x हमें कौन से पॉइंट पर चाहिए, π/3 पे चाहिए, तो x की जगह π/3 पुट कर दें तो सीकेंट π/3 किसके इक्वल होता है, 2 के इक्वल। कौन सी ऑप्शन रिक्वायर्ड ऑप्शन हुई, इट इज़ बीटा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, ये क्वेश्चन जो है अब लॉ की प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। क्वेश्चन आपके पास क्या है, 81 की पावर log 3 टू बेस 9 इक्वल टू y, तो y की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है। देखिए जब आपके पास ये log पावर में लिखा हुआ है, इसको सिंप्लीफाई करने का मेथड ही होता है कि इस log की जो बेस है ना, आप ये जो वैल्यू है, जो पूरी वैल्यू की बेस है, इसको भी इसमें कन्वर्ट कर लें, यानी कि इसको भी 9 बनाएं आप। तो 81 को आप लिख दें 9 का स्क्वायर। ऐसा लिखने से होगा क्या, ये 2 यहाँ से पावर में चला जाएगा, 3 का स्क्वायर बन जाएगा, और यहाँ पर आप लॉग की इस प्रॉपर्टी को अप्लाई कर देंगे कि a की पावर में log a x लिखा हो तो ये log a से कैंसिल हो जाता है, यही x इसका आंसर आ जाता है।
तो ये प्रॉपर्टी जब यहाँ पे लगेगी ये वैल्यू कैंसिल होगी, 3 की पावर 2 इसका आंसर आ जाएगा, यानी कि 9 जो कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है, इट इज़ इन बीटा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, यहाँ पर कहा जा रहा है फाइंड आउट द लिमिट ऑफ द सीक्वेंस हुज जनरल टर्म इज़। जब किसी सीक्वेंस की जनरल टर्म गिवन होती है और आपसे सीक्वेंस की लिमिट पूछी जाती है, इस बात का मीनिंग क्या होता है? इस बात का मीनिंग होता है लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। जनरल टर्म पे लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी आपने अप्लाई कर देनी है। अब जब इन्फिनिटी अप्लाई करना है, यहाँ पावर में n लिखा हुआ है, ये इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पर जो आपके पास e वाला फार्मूला होता है वो अप्लाई होगा। उसके लिए आप क्या करेंगे, आप इसका रेसिप्रोकल करेंगे ताकि ऊपर 2 टर्म्स हों, नीचे एक टर्म आ जाए। अब नीचे वाले n को अलग अलग करेंगे तो यहाँ बनेगा n/n कैंसिल होकर 1 और 1/n, और ये जो -n था इसको आपने n लिखा और माइनस को होल की पावर में ले गए। अब ये फार्मूला बन गया 1 + 1/n की पावर n लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। ये किसके इक्वल होता है, e के इक्वल। ऊपर वाला पावर में -1 लिखा हुआ है ये एज इट इज आ जाएगा, तो e की पावर -1 हमारा आंसर आ जाएगा, जो कौन से ऑप्शन में है, इट इज़ इन बीटा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, यहाँ पर कहा जा रहा था फंक्शन y = 3x - x³ फॉर x > 0 हैज़ अ मैक्सिमम वैल्यू एट। आपने बताना है कि फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कौन से पॉइंट पे है। देखिए मैक्सिमम वैल्यू कौन से पॉइंट पे होती है, जिस पॉइंट पे फर्स्ट डेरिवेटिव 0 हो और सेकंड डेरिवेटिव कैसा हो, नेगेटिव हो। तो हम ऐसा करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के बराबर रख के पहले पॉइंट निकालेंगे, फिर चेक करेंगे कि डबल डेरिवेटिव का साइन उस पर नेगेटिव आता है कि नहीं आता। तो y = 3x - x³ फंक्शन है, आप इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल लें। फर्स्ट डेरिवेटिव क्या बनेगा, इसका 3 बनेगा और इसका 3x² बनेगा। जब इसको 0 के इक्वल रखेंगे, ये 3 इधर आकर माइनस का हो जाएगा, -3 बोथ साइड से कट जाएगा, बनेगा x² = 1, तो x की वैल्यू क्या बन जाएगी, +-1। अब क्वेश्चन के अंदर ये लिखा हुआ है कि x > 0, इसका मतलब है कि नेगेटिव वैल्यू को आपने नेगलेक्ट कर देना है, सिर्फ 1 को आपने कंसीडर करना है, पॉजिटिव 1 को। अब इसको आप डबल डेरिवेटिव में पुट करेंगे, इसका एक बार और डेरिवेटिव लें, 3 का 0 हो जाएगा, इसका बन जाएगा -6x। जब 1 को इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास डबल डेरिवेटिव का साइन कैसा बन जाता है, वो नेगेटिव बन जाता है। इसका मतलब है कि x की वैल्यू 1 पे डबल डेरिवेटिव नेगेटिव है, तो इसका मतलब है कि x की वैल्यू 1 पे फंक्शन कैसा है, फंक्शन मैक्सिमम है। अब अगर फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो इस 1 को फंक्शन में पुट कर दें। जब यहाँ पुट करेंगे 3 × 1 -1 का क्यूब बनेगा, 3 - 1 2 आ जाएगा, यानी कि मैक्सिमम वाले पॉइंट पे x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 2 है, तो पॉइंट क्या बनेगा, 1 2 ऑर्डर पेयर, जो कौन से ऑप्शन में है, इट इज़ इन अल्फा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, यहाँ पर कहा जा रहा था पॉलिनोमियल फंक्शन इज डिक्रीजिंग इन द इंटरवल। देखिए डिक्रीजिंग के लिए हमारे पास क्या कंडीशन होती है, फर्स्ट डेरिवेटिव को नेगेटिव होना चाहिए। तो आप इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लें, उसको <0 रखें, वहाँ से x की वैल्यू इसको निकाल लें। इसका डेरिवेटिव लेंगे, क्या बनेगा, x³ का डेरिवेटिव होगा 3x², इसका डेरिवेटिव होगा पावर पहले पावर में से एक माइनस वाले फार्मूले से 12x हो जाएगा, 9x का क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा, x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। इसको क्या होना चाहिए, <0 होना चाहिए डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए। 3 कॉमन ले लें, 3 इधर के 0 से डिवाइड होकर 0 हो गया। अब इसकी आप फैक्टराइजेशन कर लें, मिडिल टर्म को ब्रेक कर लें, -3x - x लिख लें, इन दोनों में से x कॉमन ले लें, इन दोनों में से -1 कॉमन ले लें, फैक्टर क्या बन जाएंगे, x - 1 × x - 3, ये क्या है, <0। अब यहाँ पर अगेन ये प्रॉपर्टी आपने पढ़ी हुई है कि जब आपके पास ये लिखा होता है x - a × x - b <0 और a b होता है, तो x की वैल्यू स्मॉलर वैल्यू से बड़ी होती है और बड़ी वैल्यू से स्मॉलर होती है। तो यहाँ पर a की जगह पर 1 है, b की जगह पर 3 है, इसका मतलब है कि x विल बी ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 3। तो ये वाला रिजल्ट कौन से ऑप्शन में मौजूद है, इट इज़ इन बीटा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, यहाँ पर आपके पास एक फंक्शन गिवन है और आपकी जो ऑप्शन हैं वो बता रही हैं कि आपने देखना है कि ये फंक्शन इवन है कि ऑड है। देखिए ये फंक्शन है x, जब 0 है तो फंक्शन 0 है, जब 0 नहीं है तो फिर फंक्शन ये है। तो हमने इसी को चेक करना है। जब आपने ये चेक करना होता है कि फंक्शन इवन है कि ऑड है, तो आप क्या करते हैं, जहाँ जहाँ x है वहाँ नेगेटिव x लिख देते हैं। जब यहाँ पे नेगेटिव x, यहाँ पे नेगेटिव x, यहाँ पे नेगेटिव x लिखेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, साइन का नेगेटिव बाहर आ जाता है, नेगेटिव नेगेटिव बन जाएगा पॉजिटिव, और नेगेटिव x का मॉडुलस x मॉडुलस के ही इक्वल होता है। दोबारा वही फंक्शन बन गया है। जब f ऑफ नेगेटिव x f ऑफ x के इक्वल आ जाता है तो वो फंक्शन कैसा फंक्शन होता है, वो इवन फंक्शन होता है। कौन सी ऑप्शन रिक्वायर्ड ऑप्शन हुई, इट इज़ अल्फा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, यहाँ पर कहा जा रहा है द वॉल्यूम ऑफ वाटर इन अ टैंक आफ्टर t सेकेंड्स इज गिवन बाय v = 5 - 2/t + 1।
द रेट एट विच वॉल्यूम ऑफ वाटर इज़ इंक्रीजिंग व्हेन टी इज इक्वल टू 3 इज़। रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ वॉल्यूम निकालना है तो इसका मतलब है कि आपने इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है, बिकॉज डेरिवेटिव किसको रिप्रेजेंट करता है, रेट ऑफ चेंज को रिप्रेजेंट करता है। तो ये फंक्शन आपके पास है, आप इसका डेरिवेटिव ले लें। 5 कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। इसका डेरिवेटिव कैसे लेंगे, पावर पहले, पावर में से एक माइनस पावर छोड़कर बाकी वैल्यू का डेरिवेटिव। जब पावर पहले लेके आएंगे तो 2 बन जाएगा, पावर में से एक माइनस लेंगे तो -2 बन जाएगा, पावर छोड़कर बाकी वैल्यू का डेरिवेटिव करेंगे तो 1 बन जाएगा। ये रिजल्ट आ गया। अब इसमें आपने क्या पुट करना है, 3 पुट करना है। टी की जगह पर जब 3 पुट करेंगे, 3 + 1 पावर -2 है, ओवर में रख के प्लस की 2 बन जाएगी, तो 2/16 आ जाएगा, जो किसके इक्वल होता है 1/8 के इक्वल। कौन सी ऑप्शन है, इट इज़ अल्फा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53 देखिए। यहाँ पर कहा जा रहा है लेट पी बी अ पॉजिटिव रैशनल नंबर एंड ए इज़ एनी रियल नंबर, द इनकरेक्ट ऑप्शन इज़। आपने बताना है कौन सी ऑप्शन ऐसी है जो इनकरेक्ट है। अल्फा ऑप्शन लिखा हुआ है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी a/x की पावर p। जब पॉजिटिव इन्फिनिटी लिमिट नीचे पुट करेंगे, p जो मर्जी हो, उस इन्फिनिटी की पावर क्या होगी, इन्फिनिटी होगी। समथिंग ओवर इन्फिनिटी क्या होगा, 0, तो इक्वल टू 0 ही लिखा हुआ है, ये करेक्ट ऑप्शन है। लेकिन जो बीटा ऑप्शन में लिखा हुआ है ना, a/x की पावर p और लिमिट लिखी हुई है x अप्रोचेस टू नेगेटिव इन्फिनिटी, इसका आंसर यहाँ पे 0 लिखा हुआ है, लेकिन एक्चुअली इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। इसकी क्या वजह है, देखिए p के बारे में बताया है कि p पॉजिटिव रैशनल नंबर है, इसका मतलब है कि p की वैल्यू 1/2 भी हो सकती है। अगर p की वैल्यू 1/2 हो तो एक्चुअली ये फंक्शन बनेगा, और जब इसके साथ लिमिट लिखी होगी x अप्रोचेस टू नेगेटिव इन्फिनिटी, तो ये ऐसा फंक्शन है जो नेगेटिव वैल्यूज़ के लिए डिफाइंड ही नहीं है, तो हम इस पर लिमिट अप्लाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपने लिमिट की डेफिनेशन में ये पढ़ा हुआ है, जिस पॉइंट पे लिमिट अप्लाई कर रहे हैं फंक्शन उस पॉइंट के नेबरहुड में क्या होना चाहिए, डिफाइंड होना चाहिए, देन आप लिमिट पुट कर सकते हैं। नेगेटिव वैल्यूज़ के लिए फंक्शन डिफाइंड नहीं है, इसलिए इसका आंसर 0 नहीं होगा, बल्कि इसका आंसर क्या होगा, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो यही ऑप्शन है जो कि इनकरेक्ट है। अगर आप प्रैक्टिस के लिए चार्ली और डेल्टा ऑप्शन को देखते हैं, चार्ली ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 a/x की पावर p। जब नीचे 0 पुट करेंगे तो समथिंग ओवर 0 क्या होता है, इन्फिनिटी होता है, ये बिल्कुल ठीक है। और जो डेल्टा ऑप्शन में लिखा हुआ है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू +- इन्फिनिटी a इज इक्वल टू a, तो कॉन्स्टेंट नंबर पर जो मर्जी लिमिट अप्लाई हो रही हो उसका आंसर वही कॉन्स्टेंट रहता है, ये भी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54 देखिए। यहाँ पर कहा जा रहा है फॉर द रियल वैल्यूड फंक्शंस f(x) इक्वल टू 2x + 1 एंड g(x) इक्वल टू 3/x - 1 x0 इक्वल टू 1, द कंपोजिशन फंक्शन g(f(x) इज कॉन्टीन्यूस एवरीवेयर एक्सेप्ट। आपने बताना है g(f(x) कहाँ पर कॉन्टीन्यूस नहीं है, तो आप g(f(x) फंक्शन निकाल लें। कैसे निकालेंगे, ये g फंक्शन में x की जगह पर f(x) फंक्शन पुट कर देंगे। जब यहाँ पे ये वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास क्या बनेगा, 2x + 1, -1 साथ पहले से मौजूद है, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, 3/2x बनेगा। अब नीचे x आ रहा है, अगर x की जगह पर 0 आ जाएगा तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा, इसका मतलब है कि 0 पे ये क्या है, डिसकंटिन्यूस है। लेकिन एक चीज़ और देखें, जो आपका g फंक्शन था ना, इसमें x की जगह पर अगर 1 पुट करेंगे ना तो g फंक्शन भी क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, यानी कि ये भी क्या होगा, 1 पे डिसकंटिन्यूस होगा। तो जिस पॉइंट पे g डिसकंटिन्यूस है उस पॉइंट पे कंपोजिशन भी डिसकंटिन्यूस कंसीडर की जाती है। तो इसका मतलब होगा कि 0 के साथ साथ हमें 1 को भी कंसीडर करना पड़ेगा। ये 2 पॉइंट्स हैं जहां पर कंपोजिशन डिसकंटिन्यूस है। दोनों पॉइंट्स कौन सी ऑप्शन में हैं, दे आर इन अल्फा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 देखिए। यहाँ पर कहा जा रहा है फाइंड द पार्टिकल स्पीड फॉर द वैल्यू ऑफ t इज इक्वल टू 1 व्हेन द पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल इन स्पेस ऑफ टाइम t इज। पोजीशन वेक्टर आपको बता दिया है, आपने क्या बताना है, स्पीड बतानी है। तो पहले आप वेलोसिटी निकालेंगे और वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड निकालेंगे। वेलोसिटी कैसे निकलती है, पोजीशन वेक्टर का डेरिवेटिव लेकर, तो आप इसका डेरिवेटिव ले लें। ये पोजीशन वेक्टर है, इसका डेरिवेटिव लें, t का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, i साथ वैसे का वैसे ही रहेगा, t स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t हो जाएगा, j चूँकि कॉन्स्टेंट है साथ वैसे का वैसे ही रहेगा, 2t का डेरिवेटिव 2 हो जाएगा, k चूँकि कॉन्स्टेंट वेक्टर है साथ वैसे का वैसे ही रहेगा। अब आप इसकी मैग्नीट्यूड निकालें, i कोफिशिएंट का स्केयर, j कोफिशिएंट 2t है, इसका स्केयर 4t स्केयर बनेगा, k कोफिशिएंट 2 है, इसका स्केयर 2 बन जाएगा। ये हमारे पास आ गई स्पीड एट एनी टाइम t। लेकिन हमें ये स्पीड कौन से पॉइंट पर चाहिए, t इज इक्वल टू 1 पे चाहिए। जब 1 पुट करेंगे तो 4 + 4 + 1 9 हो जाएगा, 9 का स्केयर रूट आ जाएगा 3। तो स्पीड एट t इज इक्वल टू 1 किसकी इक्वल आ जाएगी, 3 की इक्वल। कौन सी ऑप्शन रिक्वायर्ड ऑप्शन हुई, इट इज़ बीटा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए। यहाँ पर लिखा हुआ है f(x0 + Δx is approximately equal to f(x0 + f' of x0 into Δx। ये जो फार्मूला है
ये आपने डिफरेंशियल के लेक्चर के अंदर भी पढ़ा हुआ है, आपने एफएससी में भी पढ़ा हुआ है। ये कब यूज़ करते हैं? जब ये कहा जाता है कि बाय यूजिंग डिफरेंशियल आप किसी फंक्शन की अप्रोक्सीमेट वैल्यू को फाइंड आउट करें। अब करना क्या है आपने, आगे लिखा हुआ है देयर फॉर द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ साइन 6π/7, आपने साइन 6π/7 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए साइन 6π/7 का आप क्या लिख सकते हैं, साइन पाई माइनस π/7। तो आप इसको x और इसको डेल्टा x की वैल्यू को कंसीडर करते हुए इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। फंक्शन आपको क्या लेना पड़ेगा, फंक्शन ले लेंगे साइन x और x0 हमारे पास पाई है, dx या डेल्टा x दोनों की वैल्यू सेम होती है, ये हमारे पास क्या है -π/7 है। अब इस फॉर्मूले को यूज़ करें, इसमें अप्रोक्सीमेट वैल्यू किसकी होती है, f(x0). f(x0) कैसे आता है, फंक्शन में x की जगह पर x0 पुट कर देंगे, यहाँ पर x की जगह पर पाई पुट कर देंगे और साथ में क्या आ रहा है प्लस f'(x0) इंटू डेल्टा x। f'(x0) का मतलब है डेरिवेटिव लेके उसमें x की जगह पर x0 पुट कर दें। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है cos, और इसमें जब x पुट करेंगे तो बनेगा cos ऑफ पाई और साथ में डेल्टा x के लिए -π/7। अब साइन पाई तो जीरो होता है, cos पाई होता है -1, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, आंसर क्या आ जाएगा π/7। तो कौन सी ऑप्शन रिक्वायर्ड ऑप्शन हुई, इट इज़ बीटा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57 देखिए, यहाँ पर कहा जा रहा है अ पार्टिकल्स ट्रेजेक्ट्री इन स्पेस इज गिवन बाय x इज इक्वल टू 8t + 2t स्क्वायर, y इज इक्वल टू 12t + t क्यूब, z इक्वल टू t स्क्वायर + 4t। द पार्टिकल इज एट रेस्ट एट द पॉइंट। देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि एक पार्टिकल जो है ना वो एक स्पेस में मूव कर रहा है और उसकी जो मूवमेंट की पैरामीट्रिक इक्वेशंस है ना वो हमें दी गई हैं। ज़ाहिर बात है पार्टिकल जब स्पेस में होगा तो उसकी जो मूवमेंट की पैरामीट्रिक इक्वेशंस होंगी, उसके जो कर्व की उसकी पाथ की जो पैरामीट्रिक इक्वेशंस होंगी वो 3 होंगी, x भी होगा, y भी होगा और z भी होगा। तीनों किस पे डिपेंड करते हैं, t पे डिपेंड कर रहे हैं। हमसे क्या रिक्वायर्ड है, रिक्वायर्ड ये है द पार्टिकल इज़ एट रेस्ट एट द पॉइंट। हमने वो पॉइंट बताना है जहाँ पर पार्टिकल रेस्ट पे होगा। इसके लिए सबसे पहले हमें वो t की वैल्यू चाहिए जहाँ पर पार्टिकल रेस्ट पे होगा। उसके लिए क्या कंडीशन हम यूज़ करेंगे, देखिए जब पार्टिकल रेस्ट पे होगा तो उस वक्त उसकी जो स्पीड है वो ज़ीरो होना चाहिए, यानी कि स्पीड का x कंपोनेंट भी ज़ीरो होना चाहिए, स्पीड का y कंपोनेंट भी ज़ीरो होना चाहिए और स्पीड का z कंपोनेंट भी ज़ीरो होना चाहिए। अब स्पीड के x, y और z कंपोनेंट कहाँ से आएंगे, x, y और z के डेरिवेटिव्स देने से आएंगे। तो हम ऐसा करेंगे, जो तीनों इक्वेशंस हैं इनमें से कोई एक इक्वेशन को हम सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे हम ऐसा करते हैं कि x वाली इक्वेशन को सिलेक्ट कर लेते हैं और इसका डेरिवेटिव निकालते हैं। इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा, 8t का डेरिवेटिव 8 बनेगा और 2t का डेरिवेटिव 4t आ जाएगा। अब अगर पार्टिकल रेस्ट पे है तो इस वेलोसिटी के x कंपोनेंट को किसके बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए। यहाँ से t की वैल्यू आ जाएगी -2, यानी कि जब t -2 होगा ना तब पार्टिकल रेस्ट पे होगा। तब आप ऐसा करेंगे कि जो तीनों x, y, z की इक्वेशंस हैं उनमें t की जगह पर -2 पुट करेंगे तो आपके पास रिक्वायर्ड पॉइंट आ जाएगा। अगर आप x में t की जगह पर -2 पुट करते हैं, -2 पुट करेंगे ये -16 बनेगा, यहाँ -2 पुट करेंगे -2 का स्क्वायर 4, 4 2 8 बन जाएगा, x की वैल्यू बन जाएगी -8। अब y और z की वैल्यू फाइंड करने की ज़रूरत ही नहीं है। इसकी वजह क्या है, इसकी वजह यह है कि जो आपके पास ऑप्शन मौजूद है ना उनमें से सिर्फ एक ही ऑप्शन ऐसी है जिसमें x की वैल्यू -8 लिखी हुई है और नॉन ऑफ दीज की ऑप्शन भी मौजूद नहीं है। तो जब एक ही ऑप्शन है जिसका x कोऑर्डिनेट -8 है तो हमें y और z निकालने की ज़रूरत नहीं है। 40 ऑप्शन जो है ना हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58 देखिए, यहाँ पर कहा जा रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ b द फंक्शन इज़ कॉन्टीन्यूस एवरीवेयर। आपने b की वैल्यू निकालनी है, उसके लिए आपको एक इक्वेशन चाहिए। देखिए तो इक्वेशन आपके पास कैसे बनेगी, आप कॉन्टीन्यूटी की कंडीशन को यूज़ करेंगे। क्या कंडीशन है कॉन्टीन्यूटी की, कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन तीनों को इक्वल होना चाहिए। अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि फंक्शन एवरीवेयर कॉन्टीन्यूस है, तो जिस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू चेंज हो रही है, आप जरा फंक्शन पर ऊपर गौर करें, फंक्शन की वैल्यू कौन से पॉइंट पर चेंज हो रही है, 0 पे चेंज हो रही है। तो हम इस 0 का यूज़ कर लेंगे कि अगर हर कहीं कॉन्टीन्यूस है तो फिर 0 पे भी कॉन्टीन्यूस होना चाहिए। तो अगर 0 पे कॉन्टीन्यूस है तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन को इक्वल होना चाहिए। हम ऐसा करते हैं, हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को इक्वल रख लेते हैं। 0 पे लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन क्या होगा, जहाँ पर x लेस दैन 0 लिखा हुआ है, x लेस दैन 0 के लिए फंक्शन क्या है, x माइनस बी ओवर बी प्लस 1। और राइट हैंड लिमिट के लिए हम वो वाला फंक्शन लेंगे जहाँ पर x ग्रेटर दैन 0 लिखा हुआ है, जहाँ पर x ग्रेटर दैन 0 लिखा हुआ है उसके सामने फंक्शन है x स्क्वायर प्लस बी। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को हमने इक्वल लिख लिया। अब इसमें 0 पुट कर दें
ऊपर बनेगा -b/b+1, यहाँ पे क्या बनेगा 0 पुट करने से b बनेगा। अब ये वाली वैल्यू जो इधर डिवाइड हो रही है इधर आकर मल्टीप्लाई हो रहेगी, तो ये आपके पास इक्वेशन बन गई जहाँ से आप क्या फाइंड कर सकते हैं, b की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, या आप देख लें कौन सी वैल्यू इसको सेटिस्फाई करती है। अगर आप ऑप्शन में से 0 इसमें पुट करेंगे ना तो 0 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, उसके बाद जब -2 पुट करेंगे तो -2 भी इसको सेटिस्फाई करेगा। तो -2 और 0 दोनों कौन सी ऑप्शन में हैं, दे आर इन चार्ली ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59 देखिए, यहाँ पर कहा जा रहा है द 22nd डेरिवेटिव ऑफ cos ax प्लस बी विद रिस्पेक्ट टू x एट x इक्वल टू -b/a नॉट इक्वल टू 0 इज़। आपने इसका 22nd डेरिवेटिव फाइंड करना है और उसमें x के पे क्या पुट करना है, -b/a पुट करना है। अब देखें 22 टाइम्स आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, ये तो बहुत लंबा चौड़ा काम है। तो यहाँ पर आपके पास ना अगेन एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का कॉन्सेप्ट है। देखिए इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए ना हम सिंपल कॉस फंक्शन ले लेते हैं। जब इसका डेरिवेटिव करेंगे कॉस फंक्शन का, तो कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन। अगर आप इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे तो साइन का डेरिवेटिव हो जाएगा कॉस और साथ माइनस वैसे का वैसे आ जाएगा। अगर आप इसका थर्ड डेरिवेटिव निकालेंगे तो कॉस का अगेन माइनस साइन होगा, माइनस माइनस प्लस साइन हो जाएगा। और फोर्थ डेरिवेटिव जब साइन का लेंगे तो क्या बनेगा, कॉस, यानी कि कॉस फंक्शन का फोर्थ डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस फंक्शन ही आ जाता है। तो ये कॉस और साइन दो फंक्शन ऐसे फंक्शन होते हैं जिनकी जो वैल्यू होती है वो एवरी फोर्थ डेरिवेटिव पे जाके क्या हो जाती है, रिपीट हो जाती है। तो अगर यहाँ पर आपने कोई भी हायर डेरिवेटिव फाइंड करना हो तो उसका तरीकाकार क्या होगा, अगर आपने 22nd डेरिवेटिव निकालना है ना, आप इसको 4 पे डिवाइड कर देंगे और इसका रिमाइंडर निकाल लेंगे। 4 5 20 हो जाएगा, रिमाइंडर 2 आ जाएगा। जो रिमाइंडर आता है ना, सिर्फ आप वो वाला डेरिवेटिव ले लें, वही इसका आंसर है। यानी कि सिंपल अगर आपके पास कॉस फंक्शन लिखा होता तो आपके पास आपसे इसका 22nd डेरिवेटिव पूछा जाता तो आंसर क्या होता, माइनस कॉस एक्स। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है, यहाँ पर फंक्शन क्या गिवन है, कॉस ए एक्स प्लस बी। यहाँ पर चेंज कहाँ पे आएगा कि हर बार जब आप डेरिवेटिव लेंगे तो आपको साथ ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव भी लेना पड़ेगा, जो किसके इक्वल होगा, जो ए के इक्वल होगा। यानी कि जितनी बार डेरिवेटिव लेंगे उतने ए साथ आते जाएंगे प्रोडक्ट की फॉर्म में। तो आपने इसका क्या करना है, सेकंड डेरिवेटिव निकाल लेना है। तो सेकंड डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस कॉस, तो माइनस भी आ गया और कॉस भी आ गया, साथ ए की उतनी पावर आएगी जितना आपने डेरिवेटिव निकालना है। अगर आपने 22nd डेरिवेटिव निकालना है तो ए की पावर साथ 22 आ जाएगी। तो ये आ जाएगा कॉस ए एक्स प्लस बी का 22nd डेरिवेटिव। अब इसमें एक्स की जगह पर -b/a पुट करना है। अगर आपने -b/a पुट करेंगे तो ए कैंसिल होगा, फिर नेगेटिव बी पॉजिटिव बी भी कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास कॉस 0 बन जाएगा जो 1 के इक्वल होता है। तो नेगेटिव ए की पावर 22 रिजल्ट आ जाएगा, जो कौन सी ऑप्शन में है, इट इज़ इन अल्फा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है d/dx cot इनवर्स 2x/1 - x²। यहाँ पर अगेन आपके पास एक ऐसा क्वेश्चन है जिसको आप यूजुअल मेथड से सॉल्व करेंगे ना तो ये एक लेंथी क्वेश्चन है, लेकिन इसका भी हमारे पास क्या है, इस क्वेश्चन की भी हमारे पास एक शॉर्टकट की टेक्निक मौजूद है। देखिए ये वो टेक्निक क्या है, आपको याद होने चाहिए ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले। जैसे ही 2x/1 - x² आएगा ना, तो आपके माइंड में ये फार्मूला आना चाहिए 2a/1 - a² के साथ अगर टेंजेंट इनवर्स लिखा होता तो ये किसके बराबर होता, ये बराबर होता 2 टेंजेंट इनवर्स a के। तो अगर आप यहाँ पर कॉट इनवर्स को टेन इनवर्स बना लें तो हम ये वाला फार्मूला लगा के फंक्शन को सिंपल बना सकते हैं और इसका डेरिवेटिव लेना फिर बहुत ही ज़्यादा ईजी होगा। उसके लिए भी हमारे पास फार्मूला है, हमारे पास फार्मूला होता है कॉट इनवर्स a इज इक्वल टू π/2 माइनस टेंजेंट इनवर्स a। तो अगर आप इसके ऊपर ये फार्मूला लगा दें तो बनेगा π/2 माइनस टेंजेंट इनवर्स 2x/1 - x², और इसके ऊपर ये वाला फार्मूला लगाएंगे तो बनेगा 2 टेंजेंट इनवर्स x। तो इस तरह से अगर आप ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले यूज़ कर लेते हैं तो ये एक बहुत ही सिंपल फंक्शन बनेगा जिसका डेरिवेटिव लेना बहुत ही ज़्यादा आसान होगा। अब π/2 कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 -2 वैसे ही रहेगा, और टेन इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होगा 1/1 + x²। ये हमारा रिजल्ट आ जाएगा जो कौन सी ऑप्शन में है, इट इज़ इन बीटा ऑप्शन। डियर स्टूडेंट्स, इसके साथ ही आज की डिस्कशन कंप्लीट हुई। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।